हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग एंटायर सिलेबस इस नीट से पहले कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने काफी अच्छे सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमें लाइक ये नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। मैंने आपको उस वक्त बताया था दिस पार्ट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट इट इज देयर फॉर योर एग्जाम। तो हम लोग वो देख रहे हैं। मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ सब कुछ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इसका पार्ट नहीं है। जैसे आप लोगों को ने मेरे मास्टर नीट मास्टर प्लान पे कमेंट करके बताया हुआ है कि आपको कौन से चैप्टर के फ्लैश कार्ड चाहिए, तो मुझे सबसे ज्यादा डिमांड प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम इन चैप्टर की आई है। आज आपको वो फ्लैश कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आपको टेलीग्राम पे भी जो कुछ चीजें चाहिए, आपको जो सपोर्ट चाहिए, आप मांगते रहना। 18 सितंबर से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। आप रजिस्टर कर लेना। आप ये एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह से दे सकते हो। आपको इट विल बी एट द फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। चलो, हम लोगों ने ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में से एनिमल टिश्यू पार्ट स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू पार्ट देखा हुआ है। आज हम देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। एक बात है कि एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स। जैसे हमने टिश्यू के डेफिनेशन में बोला था कि इट हैज सिमिलर फंक्शंस एंड कॉमन ओरिजिन, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म, but connective tissue majorly, yeah, like connective tissue majorly originates from the mesoderm. Its major origin is mesodermal in origin. Okay, तो यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, चलो। The connective tissue are the most abundant, अपने बॉडी का सबसे abundant and widely distributed in the body. ये सबसे abundant भी है and सबसे ज्यादा distributed in the body है। In the complex animals दे आर नेम्ड, देखो ये तो मतलब ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द अदर टिश्यूज और ऑर्गन। व्हाई दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज दे कनेक्ट, लिंक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव बुलाते हैं। दे रेंज फ्रॉम द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू द स्पेशलाइज टाइप। हम इसका सब कुछ डिटेल में देखने वाले, विच इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ये सब कुछ मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाने वाला हूं, डोंट वरी। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बार ना इसमें गलती कर देते हो, ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड एज कोलेजिन एंड इलास्टिन। ये भी मैं आप लोगों को ना थोड़ा डिटेल उसका मैं देने वाला हूँ। थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, पर है आपको समझने के लिए, आपकी कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए बहुत जरूरी है। Fibers provide strength, elasticity, and flexibility to the tissue. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between the cells and fibers and acts as a matrix. इसी को हम एक वर्ड यूज करते हैं, बहुत बार आता है आपको, ग्राउंड सब्सटेंस। ये मैट्रिक्स बुलाते हैं या इसको ग्राउंड सब्सटेंस बुला रहे हैं। सो एक क्विकली मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट निकालकर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, कनेक्टिव टिश्यू इट इज ऑफ थ्री टाइप्स मेनली। इसके तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जिसमें हम ना और भी ज्यादा डिटेल करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहला टाइप आता है उसका लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैं सीटी लिख देता हूं, सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा टाइप आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड टाइप इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो इनके भी आगे कुछ पार्ट्स आते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। हम सब चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू।
ये दोनों लूज है, हम इसका हर एक वर्ड का मतलब समझ लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। डेंस में डेंस रेगुलर, और डेंस रिपीटर नहीं है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेग्युलर है। यहाँ पे अनदर टाइप इज डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड स्पेशलाइज में देखो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, वन इज आता है स्केलेटल एंड अनदर वन इज आता है स्केलेटल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्केलेटल एंड अनदर आता है फ्लूइड। अब देखो इस स्केलेटल में ना दो और पार्ट्स बनते हैं, दैट इज बोन्स, दिख रहा है यहां तक, बोन्स तक, यस दिख रहा है, एंड कार्टिलेज, यहां से लिखता हूं, ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के भी आगे दो पार्ट्स आते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। सो एंटायरली कनेक्टिव टिश्यू ऐसे बनते हैं, क्या क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, स्केलेटल फ्लूइड, स्केलेटल में बोन्स एंड कार्टिलेज, एंड फ्लूइड में ब्लड एज वेल एज लिम्फ। ये ऐसे थे, क्या तो जल्दी से ये फ्लो चार्ट निकाल कर लो आपको चाहिए तो, या स्क्रीनशॉट निकाल लिया तब भी चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो द पार्ट दैट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, कि एवरी कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो ना हम उसका एक मैं एक चार्ट करता हूं, उसके बाद हम लोग ना उसका पूरा डिटेलिंग करने वाले, सब कुछ इन डिटेल देखने वाले हैं। हाँ, तो कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तीन होते हैं, कौन कौन से देखो, फर्स्ट कंपोनेंट इज सेल, और सेल से भी पहले हम लोग मान लेते मैट्रिक्स कर लेते, बाद में सेल लेते, सेकेंड में मैट्रिक्स। उसके बाद आता है सेल्स, एंड थर्ड वन इज द फाइबर। अब हम लोगों ने एक एनसीईआरटी में स्टेटमेंट पढ़ा था, एक्सेप्ट ब्लड ऑल द कनेक्टिव टिश्यू शोज द प्रेजेंस ऑफ फाइबर। कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वहां पे सिर्फ वन वर्ड में लिखा है, हम लोग थोड़ा सा उसके लाइक कैरेक्टरिस्टिक के साथ देखेंगे, तो डिटेल में देखेंगे। चलो एक 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 कंपोनेंट डिटेल में पढ़ते हैं। देख से मैंने वहां पे भी लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू हैज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज नथिंग बट द मैट्रिक्स। देखो अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या क्या आता है देखो, मैट्रिक्स इज अ मेनली अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इन दोनों का मिक्सचर बन के बनता है मैट्रिक्स, जिसको हम अल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस। देखो ये एनसीईआरटी में भी था, विच इज अल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको मैंने सर्कल करके रखा हुआ है, वहां पे हाईलाइट करके रखा है। सेल्स एंड फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स। ये देखो जैसे ग्राउंड सब्सटेंस है, एक छोटी सी एनालॉजी देता हूं, मुझे मालूम है 100% फिट नहीं है, बट आपको इमेजिन, जैसे आपने वाटरमेलन कट कर दिया, तो वाटरमेलन का रेड पार्ट है, दैट इज पल्प है जो हम खाते हैं, हाँ, दैट इज नथिंग बट द मैट्रिक्स, और उसमें जो सीड्स है दोज आर नथिंग बट द सेल्स। ऐसे आप इमेजिन कर लो, ताकि आप लोग ना लाइक यहाँ पे इमेजिन करने में आपको हेल्प हो जाएगी। तो वाटरमेलन कट किया हुआ है, वो रेड पार्ट है, दैट इज मैट्रिक्स, एंड उसपे जो ब्लैक व्हाइट ग्रीन कलर की जो सीड्स डिस्पर्स्ड है, दोज आर नथिंग बट द सेल्स। आई बात समझ में, तो ऐसे सेल्स उसमें, तो कौन कौन सी सेल्स आती है देखो, सेकेंड कंपोनेंट जैसे जिसको हमने बोला कि सेल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। देखो हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है, दिस फाइब्रोब्लास्ट बाय नेम इट इज क्लियर दैट दे प्रोड्यूस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। अभी हमने कंपोनेंट में देखा था ना, थर्ड कंपोनेंट इज फाइबर, तो ये फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। Second type of cells are adipocytes which are important for the storage of fat, ये फैट का स्टोरेज करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स आर प्लाज्मा सेल्स विच सिंथेसाइज एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे ना मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है कार्टविल, क्यों, ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है ना, उनका न्यूक्लियस होता है कार्टविल लाइक,
ये जो लिखा है ना, इट इज अ न्यूक्लियस। प्लाज्मा सेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? जिसका कार्ट व्हील, बैलगाड़ी का व्हील देखा हुआ है आप लोगों ने, देखा होगा ना बैलगाड़ी का, उसमें स्पोक्स होते, उसको कार्ट व्हील बुलाते, तो उसका न्यूक्लियस होता है ऐसे कार्ट व्हील। Four type of cells which are very important cells, those are mast cells which produce तीन important substances सबसे, हिस्टामाइन, हिपारिन एंड सेरोटोनिन। काम क्या करते हैं देखो, ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी, जब आपको कभी भी कहीं पे इन्फ्लामेशन होता है या एलर्जी होती है तो हिस्टामाइन इज सिक्रेटेड बाय द मास्ट सेल्स। हिपारिन प्रोड्यूसेस एंटी, और इट इज एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट, इट गिव्स द एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट। मतलब क्या देखो, व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आवर ब्लड वेसल्स, हम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं ना, हमने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, ऑल वर्टिब्रेट्स थ्रू द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, इट शुड नॉट क्लॉट, कोएगुलेट और क्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? ब्लड आगे फ्लो ही नहीं करेगा, जहां पे जा रहा है वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा। आपके घर में पानी लाने वाली पाइपलाइन बीच में क्लॉग हो गई, हाँ, तो पानी अब तक आएगा क्या? नहीं। वैसे किसी ऑर्गन तक जाने वाली ब्लड वेसल्स की तरफ अगर बीच में ही क्लॉट आ गया तो उस ऑर्गन तक, उस टिश्यू तक ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। तो ये प्रिवेंट करने के लिए क्या है? हिपारिन। तो देयर शुड नॉट बी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विद इन द बॉडी। ब्लड क्लॉट कब होना चाहिए? इफ इट कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल, तब वो क्लॉट होना चाहिए। आपको वुंड हुई, आपको कुछ इंजुरी हुई, तो उसके बाद वो क्लॉट होना चाहिए, वहां पे जरूरी है। पर बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सेरोटोनिन, विच इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उनका डायमीटर कम करने में हेल्प करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। देन मैक्रोफाजेस से दैट दोज आर फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मालूम है? चलो चलो चलो, मुझे कमेंट करके बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस का मतलब बताओ मुझे, कमेंट में आना चाहिए। हाँ, उसके बाद लिम्फोसाइट्स होती है विच प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, बी एंड टी। ऐसे दो टाइप की लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। हम जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे दो टाइप के कैसे कैसे। उसके बाद सेल्स आती है ये मेसेनकाइम सेल्स है, विच गिव राइज टू द वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड क्रोमैटोफोर सेल्स दैट प्रोड्यूस पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होगा यहाँ पे? बट ऑब्वियसली मेनली मेलानिन नाम का पिगमेंट है। ये मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है ना, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द क्रोमैटोफोर सेल। So these are the 8 different types of cells which are found in the connective tissue. And last one is the fiber. देखो तीन फाइबर्स लिस्ट किए, उसमें से सबसे दो इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी ने दो ही दिए, मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा होता है इसलिए मेंशन करके रखा है। फर्स्ट वन इज कोलेजन फाइबर। हाँ, दिस इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, अनब्रांच एंड इनइलास्टिक होता है, इसी को हम बुलाते हैं व्हाइट। बहुत बार आपको एनसीईआरटी में एज अ व्हाइट फाइबर करके आएगा, दैट इज कोलेजन फाइबर, और इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोलेजन। सेकेंड वन इज इलास्टीन। देखो, और इलास्टिक फाइबर्स, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन, हाँ, एंड इट इज येलो। सो ये सबसे ज्यादा मेंशन में आने वाले दो प्रोटीन है, व्हाइट एंड येलो। हाँ, अब देखो इलास्टिन नाम में ये ब्रांच एंड इलास्टिक होगा उसका नेचर, एंड दोज आर आल्सो कॉल्ड एज येलो फाइबर्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है और मैंने वहां पे भी लिखा है, तो आप लोगों को डबल इंप्रेशन हो जाए आपके दिमाग में। एंड थर्ड टाइप ऑफ फाइबर्स आर द रेटिकुलर फाइबर्स, मेड अप ऑफ रेटिक्यूलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन का नाम है। दिस इज कंपैरेटिवली डेलिकेट, ब्रांच एंड इनइलास्टिक इन नेचर। चलो अब हम एक 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 कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला वाला आपका कौन सा था? लूज कनेक्टिव टिश्यू था। फ्लोचार्ट याद है आपको? उसमें दो टाइप देखे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। देखो शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, पर सारा एनसीईआरटी इंक्लूड किया हुआ है। एरियोला दैट इज एम्प्टी स्पेसेस। एरियोला इस वर्ड का ही मतलब है एम्प्टी। अब जहां कहीं पे भी इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती है, इसलिए इसको बुलाते हैं हम एरियोला। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, मैं ना कौन से कलर से दिखा हुआ आपको, इस ब्लू कलर से दिखाता हूँ। ये एम्प्टी स्पेसेस देखो, यहाँ पे, 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 यहाँ, यू कैन सी मेनी एम्प्टी स्पेसेस, and that's why it is called as areola. Areola का मतलब होता है empty space. So they show the presence of empty space
That's why they are called as areolar connective tissue. Cells and fibers are loosely arranged. Loose connective tissue तो loosely arranged होगी. They are mainly present below the skin and a support framework for the epithelium. They form the support. अब देखो और भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. जहां कहीं भी अराउंड द ब्लड वेसल्स है, अराउंड ऑर्गन से, अपने सारे उनके आजू बाजू भी हम लोगों को एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए उसको बहुत बार ना पैकेजिंग टिश्यू भी बुलाते, पैकेजिंग टिश्यू भी बुलाते इसको, एरियोलर कनेक्टिव. ये पैक करने में मतलब सारे ब्लड वेसल्स, मसल्स, न्यूरॉन, उनके अराउंड ये कवरिंग भी बनाता है. उसके बाद देखो सेकेंड वन इज एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. देखो सेल ऐसी दिखती है. ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है. जाते जाते हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं. देखो ये दिख रही है आप लोगों को, व्हाइट कलर पे दिखाई देगा, ब्लू कलर से दिखाते हैं. ये देखो ये मैक्रोफाजेस है. यार ब्लू बोला, ग्रीन आया, सॉरी. हाँ ये देखो ये मैक्रोफाजेस है, बराबर है. ये देख रहे हो आप लोग, मैं यहाँ पे इसको जिसको डार्क कर रहा हूँ ना, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है एंड विच हैज सिक्रीटेड दिस फाइबर्स. ये फाइबर्स सिक्रीट किए उसने, ये फाइबर्स यहाँ पे, ये जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं वो आपको. हाँ उसके बाद देखो यहाँ पे मास सेल, वो सेल थोड़ा सा कट हुआ है बट मास सेल्स है. हाँ यहाँ पे मैक्रोफाजेस है, कोलेजिन फाइबर्स है. ये डायग्राम आपको लेबल करने के लिए आती है तो आप लोग देख लो किसको क्या बुलाना है. हाँ ये बहुत जरूरी है. और सिमिलरली यहाँ पे एडिपोस टिश्यू है. ये देखो ये जो बाहर से जो बॉर्डर दिख रही है ना, मतलब ये एक्चुअली ना सेल का एरिया है. ये ये और ये जो बीच का दिख रहा है ना आपको, दिस इज फैट स्टोरेज एरिया. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैट मॉलिक्यूल न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरीफेरी. ये देखो न्यूक्लियस कहा गया, बाजू में गया है. या तो एक बार सब निकल, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस ये ऐसे दूर क्यों चला जाता है, बिकॉज ऑफ फैट मॉलिक्यूल. फैट मॉलिक्यूल जब वहां पे सेल में आते तो न्यूक्लियस को बाजू में धकेल देते. तो उनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट एंड दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, दैट इज बिलो द स्किन है. सबक्यूटेनियस भी बुलाते हैं, ये वर्ड याद, ये ना बहुत बार आता है आप लोगों को यहाँ पे, बीनीथ द स्किन, इसको बहुत बार ये वर्ड आता है, सबक्यूटेनियस. सबक्यूटेनियस करके आता है. उसके बाद देखो मैंने आपके लिए ना ये एनसीईआरटी का पार्ट है ना, उसको बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पे रखा है. डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट थे, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर. ये दो डायग्राम दिए देखो, इसमें देखो ये जो दिख रहे हैं ना आपको फाइबर्स, व्हाइट कलर करो तो दिखता है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है. चलो ये फाइबर्स देखो कितने प्रॉपरली एंड रेगुलरली अरेंज है, दिख रहे हैं आपको. ये फाइबर्स एक कोलेजिन के ही फाइबर्स होते हैं. हाँ ये कोलेजिन फाइबर्स है, व्हाइट कलर के, इसलिए मैंने व्हाइट कलर ही यूज किया. देखा आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है. तो ये देखो ये ऐसे रेगुलरली अरेंज, इसलिए देखो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. एंड इसमें देखो ये कोलेजिन फाइबर्स ऐसा, एक ऐसा, एक वैसा, एक ऐसा, ये कैसे भी अरेंज है, इसलिए इनको बुलाते हैं हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये दोनों आपको मालूम होना जरूरी है. दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, ये अगर आपको मालूम नहीं तो आप गलती करके बैठोगे, ये नहीं होना चाहिए. हाँ आपसे. चलो एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है देख लेते हैं क्विकली. Fibers and fibroblasts are compactly packed in a dense connective tissue. Orientation of fibers show regular or irregular pattern, and thus they are termed as dense regular and dense irregular. Dense regular connective tissue, collagen fibers are present in rows, many parallel bundle such as tendon and ligament. अब देखो ये दो चीजें हैं, ये टेंडॉन एंड लिगामेंट होते क्या है देखते हैं. टेंडॉन ये दोनों भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है. एंड लिगामेंट्स, आपने लिगामेंट बहुत बार सुना होगा. टेंडॉन को बताता हूं, टेंडॉन का फंक्शन क्या होता है. देखो टेंडॉन्स दे हेल्प टू कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स. तो इनका काम क्या है, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने में. दे हेल्प टू कनेक्ट द मसल्स टू द बोन्स. एंड लिगामेंट दे हेल्प टू कनेक्ट bone to bone.
अब ना मैं एक बहुत बार शॉर्टकट बताता हूँ, मेरे रेगुलर वाले स्टूडेंट है ना उनको मालूम होता है, पर आप नए लोग देख रहे हो तो आपके लिए ये इस पे क्वेश्चन आता है, आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल है, अपनी बॉडी आंसर देखिए, ऐसे बनाओ हाथ, ऐसा हाथ बनाओ, ऐसे, ऐसा। हाँ, दिख रहा है। हाँ, अब आपको देखो, ये एक बोन है आपका और ये एक बोन है, ये दो बोन है। हाँ, यहाँ पे दो बोन है, पर अभी आप फिलहाल के लिए आप उसमें मत जाए। हाँ, ये एक बोन एंड दिस बोन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट। देखो ये एल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एल दिख रहा है, एल शेप। तो आपको आंसर आपकी बॉडी ने दे दिया। तो वन बोन इज कनेक्टेड टू द अनदर बोन बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट। तो बचा हुआ कौन? टेंडन। बचा हुआ कौन? टेंडन। Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, are oriented differently. देखो कैसे भी ऐसे haphazardly है, and they are present in the skin. हमारे स्किन रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो आता है कार्टिलेज, सबसे इंपॉर्टेंट और एक है। देखो इसका मैट्रिक्स विच इज सॉलिड एंड प्लाएबल। ये देखो आपके एनसीईआरटी के लाइन पे है, ये मैंने लिख कर दिया है, शॉर्ट नोट दी है आपको, डायग्राम भी वहां के दी है। क्यों? सॉलिड है बट प्लाएबल। प्लाएबल मतलब आप उसको मोल्ड कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है, उसको प्लाएबल बुलाते हैं हम लोग। सेल्स को बुलाते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स। द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट इज रिप्लेस्ड बाय द बोन्स। जैसे एम्ब्रियो तो एडल्ट बनते हैं, यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द बोला है, नॉट ऑल। क्यों मोस्ट ऑफ द क्यों बोला है? बिकॉज आप लोगों को मालूम है कौन कौन से एनिमल, हाँ बराबर है, साइक्लोस्टोम्स एंड कॉन्ड्रिक्टाइस, उनमें ये रिप्लेस होता ही नहीं बोन से। ऑस्टिक थाइस में होता है, एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, लाइक मैमल्स में होता है, बट मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोज इन वर्टिब्रेट्स बोला है मैंने, इज रिप्लेस्ड बाय द बोन। इनका लोकेशन देखो, ह्यूमन के केस में दिखा रहा हूँ, नोज, ये ईयर पिना है अपनी, एंड बिटवीन द वर्टिब्री एज वेल एज बिटवीन द लिम्स भी दिखाई देता है। कार्टिलेज के अलग अलग टाइप है, हाईलाइन कार्टिलेज है, जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ने वाले उस वक्त हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो डायग्राम देखो, ये देखो, ये इसका जो दिख रहा है बाहर वो मैट्रिक्स है, ये अंदर ब्लैक कलर की है, ये देखो ये ये ब्लैक कलर की एक्चुअल कॉन्ड्रोसाइट है। दिस इज प्रेजेंट इन द कैविटी, जिसको लैक्यूना भी बुलाते। एनसीईआरटी में वहां पे कैविटी वर्ड है, बोन के केस में लैक्यूना है। तो आपको लगता है सिर्फ कार्टिलेज में लैक्यूना है, ऐसे नहीं। लैक्यूना मतलब इट इज एन इंग्लिश वर्ड, कैविटी को ही लैक्यूना बुलाते हैं। बोन्स के केस में देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स सॉलिड एंड नॉन प्लाएबल, वहां पे सॉलिड एंड प्लाएबल था, यहाँ पे ये नॉन प्लाएबल है, फोल्ड नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते। व्हाई इट इज नॉन प्लाएबल? बिकॉज इट हैज कैल्शियम सॉल्ट मेनली, दिस इज मैक्सिमम कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा होता है। इसकी सेल्स को बुलाते हैं हम ऑस्टिक ऑस्टियोसाइट्स। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है देखो, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेट बेयरिंग, हमारे ऊपर के बॉडी का, जो हमारे लिम्स के बोन्स है ना, हाँ हिंड लिम के, दे एक्ट एज अ मेजरली वेट बेयरिंग। हमारी बॉडी का 2/3 वेट इज यूजुअली ऑन आवर लिम्स। टू द स्केलेटल मसल, अटैचमेंट टू द स्केलेटल मसल बाय मीन्स ऑफ टेंडन एंड मूवमेंट। एंड ये देखो एरिथ्रोपोइसिस, इसका वर्ड, इसका मीनिंग मालूम है कि आपको? पोइसिस दैट इज फॉर्मेशन एंड एरिथ्रोसाइट आरबीसी फॉर्मेशन। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन। तो हमारे लॉन्ग बोन्स आर यूजुअली द आर यूजुअली द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, वहां पे एरिथ्रोपोइसिस होता है, उसको हम रेड बोन मैरो बुलाते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देता जा रहा हूं, शायद ही आपको क्वेश्चन आए, पर आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आते हैं मसल, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। नाउ अंडरस्टैंड, ऑल मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है कुछ एक दो, दैट इज मसल्स ऑफ आयरिस। एक्सेप्ट मसल्स ऑफ आयरिस, ऑल मसल्स ओरिजिनेट इन द बाय द फ्रॉम द मीजोडर्म।
ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। में डायग्राम के साथ दिखाने वाला हूँ। इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी है। अरेंज्ड इन अ पैरेलल अरे, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, इनको बुलाते हैं हम मायोफाइब्रिल्स। क्या बुलाते हैं इनको? मायोफाइब्रिल्स बुलाते हैं। मसल फाइबर्स दे कॉन्ट्रैक्ट, इनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है। कौन सी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दे हैव दिस स्पेशल एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बाकी किसी के पास नहीं है। हाँ, सिर्फ मसल टिश्यू के पास है। दे कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स, दैट इज लेंथन। कॉन्ट्रैक्ट कम होना, लेंथन वापस ओरिजिनल लेंथ पे आ जाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है छोटा होना, लेंथन का मतलब है वापस ओरिजिनल पोजिशन। एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ये बहुत जरूरी है समझना। ये जो होता है ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड, मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा बोल रहा है मुझे नहीं करना है। जब हम यहाँ के मसल्स हम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, तो सारे मसल्स आइदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे, वो यूनिफॉर्मली भी हो रहे। Their action moves the body to adjust the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscle play active role in the movement of body. There are three types of muscles. देखो हम लोग ना इसके देखेंगे, मैंने यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट दिया है ना आप लोगों को, उसके साथ साथ ना जगह जगह पे मैंने उसका एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा क्यों आता है इसका भी रीजन दिया हुआ है। देखो पहला है स्केलेटल मसल। व्हाई डू वी कॉल इट एज अ स्केलेटल मसल? बिकॉज दे आर अटैच टू द स्केलेटल बोन। बहुत बार आपको आएगा एसर्शन में आएगा लाइक दीज मसल्स आर कॉल्ड लाइक, कहीं पे तो द स्केलेटल मसल्स, और रीजन में आएगा दे आर प्रेजेंट और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बैंड, और दे आर दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है और उसका रीजन क्या है, देखो हर एक वर्ड के लिए मैंने रीजन क्या है वो आपको दिया हुआ है। देखो स्केलेटल क्यों बुलाएंगे? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द, उसी मसल को हम स्ट्राइटेड और स्ट्रिप बुलाते हैं बिकॉज दे शो द प्रेजेंस ऑफ बैंड्स। डायग्राम दिखाऊंगा। वॉलंटरी क्यों बुलाते हैं? बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, कॉन्शियस विल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड टाइप ऑफ मसल, इनको बुलाते हैं विसरल मसल्स। व्हाई डू वी कॉल देम एज अ विसरल मसल्स? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन। डू यू नो विसरल ऑर्गन? मुझे कमेंट में करके बताना कौन कौन से ऑर्गन्स विसरल ऑर्गन्स होते हैं। हाँ, विसरल ऑर्गन की लिस्ट बताना, दो तीन तो एग्जांपल दे देना। इनको और एक नाम है नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स, बिकॉज स्ट्रिप्स और बैंड्स आर absent। इन्हीं को हम बुलाते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स बिकॉज दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल। इन पे हमारा कॉशियस कंट्रोल नहीं है। And cardiac muscles, why do we call them as the cardiac muscles? Because they are exclusively found in the wall of heart, and इनकी speciality देखो, they are structurally striated but functionally involuntary. Structurally striated but functionally involuntary होते हैं। अगर आपको ये कहीं पे तो लिख कर लेना है या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक मिनट में रुक जाता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इस पे एसेशन रीजन का आ गया है ना क्वेश्चन तो जल्दी आपको आंसर आ जाएगा। एक एक मसल हम डिटेल पढ़ते हैं। देखो स्केलेटल मसल जो एनसीईआरटी में दिया है वो भी मैंने दिया है, कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स के साथ भी एक्सप्लेन किया। स्केलेटल मसल tissue is closely attached to the skeletal bone, but obviously in a typical muscle such as bicep, striated, that is stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheet of tough connective tissue, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, tough connective tissue encloses several muscle fibers, जो आपको चैप्टर नंबर 20 बोला है दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे देने वाला। देखो ये मैंने एक डायग्राम दिखाई है, देखो ये आप लोगों को एनसीईआरटी में दी है। ये जो दिख रहे स्ट्राइएशंस, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है ना आपको, ऐसे ऐसे मैं इसको ब्लू बना रहा हूँ, सबको नहीं बना सकता एक साथ, पर मैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ। हाँ, दीज आर स्ट्राइएशन, स्ट्रिप्स है। इनको स्ट्रिप्स क्यों दिखते हैं, क्या होता है, हम लोग देखने वाले लोकोमोशन। अब देखो ये सपोज आपका एक बड़ा सा मसल है, दिस इज नथिंग बट द एंटायर मसल। हाँ, इसको देखो, दिस इज मसल बंडल विच इज रैप्ड बाय द पेरीमाइसियम, इसको बुलाते हैं हम पेरीमाइसियम। पूरे मसल को, एंटायर मसल बंडल को जो कवरिंग एक टफ कनेक्टिव टिश्यू का, उसको बुलाएंगे हम एपीमाइसियम, नॉट पेरीमाइसियम, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज एपीमाइसियम। उसके बाद देखो
इसमें ये इतने सारे छोटे 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 बंडल्स जो दिख रहे, एक मसल बंडल के अंदर जो दिख रहे, जिसको हम बुलाते हैं फैसिकल, क्या बुलाते हैं? फैसिकल। दिस फैसिकल्स आर रैप्ड बाय द पेरीमाइसियम। देखो इसके ऊपर ये जो कवरिंग दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द पेरीमाइसियम। अब दिस फैसिकल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मसल फाइबर। ये मसल फाइबर देखो आप ऐसे दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप के नीचे, ये बंडल जहां पे दिखेंगे ना, ये यहाँ पे दिखेगा। एंड यहाँ पे देखो इसको भी एक कवरिंग है जिसको बुलाते हैं हम एंडोमाइसियम। हाँ, तो सबसे बाहर वाला है वो एपीमाइसियम, उसके अंदर है पेरीमाइसियम, उसके अंदर है एंडोमाइसियम। मतलब कैसे आएगा ये? एपी आउटर मोस्ट, उसके बाद आएगा पेरी मिडल वन, एंड इंडो इनर वन। जैसे हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं ना ये वर्ड, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। अब मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ था तो वापस एक बार सुन लो। पूरे इंटायर मसल बंडल को जो रैप करता है दैट इज एपीमाइसियम। यहाँ पे भी दिखाया है, यहाँ पे भी दिखाया है। उसके बाद एक एक फैसिकल को देखो, एक मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल फैसिकल, उससे उसको रैप करने वाला है वो पेरीमाइसियम है। एंड सिंगल फैसिकल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मसल फाइबर, उनको कवर करने वाला एंडोमाइसियम। आई बात समझ में? ओके चलो। उसके बाद आता है स्मूथ मसल। यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे न्यूक्लियस जो दिखा है ना, इन मसल फाइबर्स को हम बुलाते मल्टी न्यूक्लिएटेड। सॉरी, न्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल सेल शोज द मल्टीपल न्यूक्लिया। और इसी को और एक वर्ड है सिंसाइटियम, इसी को और एक वर्ड है सिंसाइटियम। हाँ, अब देखो स्मूथ मसल फाइबर्स टैपर एट बोथ एंड, टैपरिंग एंड दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे दिखाई देंगे आपको, ऐसे। दिस इज टैपरिंग एंड, ये भी टैपरिंग एंड, ये दोनों टैपरिंग एंड। हाँ, अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, दिस इज नॉट अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, दिख रहा है एक एक ही न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देख लो आप डायग्राम में, कहीं पे भी आपको बैंड दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। दे डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, thus they are called as smooth or unstriated. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contain this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. हमारे cautious control पे नहीं है. We usually are not able to make them contract merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscles. तो देखो इनमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, ये फ्यूजिफॉर्म, टैपरिंग इनको और एक वर्ड है फ्यूजिफॉर्म। ये बहुत बार आपको एग्जाम में स्टेटमेंट में आता है। एंड लास्ट दैट इज कार्डियक मसल्स। देखो कार्डियक मसल्स एक्सक्लूसिवली और ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। देखो कैसे एक दूसरे के साथ फ्यूज किए हुए। कम्युनिकेशन जंक्शन जिनको बुलाते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क, at some fusion points allow the cells to contract as unit. That is when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated. मतलब एक सेल के पास भी आ जाए सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन का तो एंटायर मसल के पास चला जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। और इनको डायग्राम में नाम क्या देखा, देखो जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल, ये जो ब्लैक कलर के थिक बैंड दिख रहे हैं ना, इनको ही इंटरकैलेटेड डिस्क बोला। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कार्डियक मसल। दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। देखो सारे का ये आपको बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है, इस पे बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरकैलेटेड डिस्क कैन बी सीन इन, इंटरकैलेटेड डिस्क एक्सक्लूसिवली सीन इन द कार्डियक मसल। हाँ, इनका काम क्या है, कोई किसी एक मसल फाइबर के पास भी सिग्नल आ जाए कॉन्ट्रैक्शन का तो सबको स्प्रेड करना, सो दैट दे विल कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मली एंड रिलैक्स। Last tissue, that is neural tissue, which is composed of two important components, nerve cells and neuroglial cells. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो
हम लोगों को न्यूरल टिश्यू इज मेड अप ऑफ दिस टू थिंग्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स मतलब क्या है? द सेल्स ऑफ न्यूरल टिश्यू विच आर not conducting tissue or which are going to support the nerve cells or the neurons, जो न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसे सेल्स को हम बुलाते हैं न्यूरोग्लियल टिश्यू और न्यूरोग्लियल सेल्स। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इनका कंट्रीब्यूशन एंटायर न्यूरल टिश्यू में मोर देन 50% है, हाफ से ज्यादा है। एनसीईआरटी की लाइन जो है ना, इट इज मोर देन हाफ, तो मोर देन 50% है। और जो बचे हुई है वो नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स दीज आर द ओनली like cells that can show the excitability and conductivity। इनके पास ये स्पेशल है, मतलब कोई भी स्टिमुलस व्हेनेवर इट इज रिसीव्ड बाय द सेल, इट कैन प्रोपोगेटेड टू द एंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। देखो इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए आप लोगों ने, दिस इज नथिंग बट द डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। अब देखो मैं इसके कंपोनेंट्स आपको समझा देता हूँ और उसके जहां पे जरूरत है वहां पे मैं लिखा देता हूँ। देखो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज सेल बॉडी, हाँ दिया है, सेल बॉडी और साइटोन विथ न्यूक्लियस। इनके अंदर ये ग्रीन कलर का डॉट है न्यूक्लियस, अंदर ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, इनको बुलाते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। दिस निसल्स ग्रैन्यूल्स आर मॉडिफाइड राइबोसोम्स। ये क्या है? मॉडिफाइड राइबोसोम से। क्या है ये? मॉडिफाइड राइबोसोम। राइबोसोम से तो उनका फंक्शन क्या होगा? क्या होगा? हाँ करेक्ट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दैट इज वेरी करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये जो उनकी ब्रांचेस है, ये डेंड्राइट्स भी दिखा दिया। अब ये डेंड्राइट्स की होती है, आइदर दे कनेक्ट टू द सर्टन टिश्यू सेल्स और दे मेक अ कनेक्शन विद द अनदर न्यूरॉन। ये क्या कर लेते हैं? आइदर दे कनेक्ट विद द अनदर सेल्स ऑफ द टिश्यू और डिफरेंट टिश्यूज, और दे कनेक्ट टू द अनदर न्यूरॉन ऑल्सो और हेल्प टू कनेक्ट विद द न्यूरॉन। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, एक्सॉन लॉक, आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं बताता हूँ। एक्सॉन लॉक, व्हाट इज एक्सॉन लॉक? एक्सॉन लॉक इज द पॉइंट ऑफ अ न्यूरॉन फ्रॉम वेयर एक्सॉन ओरिजिनेट्स। ये व्हाइट कलर का लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जिसको हमने एक्सॉन को लेबल किया है, हाँ, ये जहां से ओरिजिनेट होगा। अब ये जो न्यूरॉन है ना, दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। अलग अलग भी होते हैं। हम लोग जब एनसीसी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे, तब हम देखेंगे यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। हाँ, ये टाइप ऑफ न्यूरॉन्स देखने वाले वहां पे। ये मल्टीपोलर, मल्टीपोलर क्यों? इसके पास एक एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स है। इसके पास एक एक्सॉन, जनरली होगा तो एक्सॉन एक ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स है, इसलिए इसको बुलाते हैं मल्टीपोलर। दीज आर द मोस्ट कॉमन न्यूरॉन्स इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कॉमनली दिखने वाले जो न्यूरॉन्स है वो ये मल्टीपोलर ही है, इसलिए मैंने इसकी डायग्राम निकाली। अब हम इस पे फोकस करेंगे, इसके एक्चुअल कंडक्टिंग पार्ट पे, दैट इज एक्सॉन पे। ये एक्सॉन यूजुअली एंड्स एज अ नर्व एंडिंग, जहां पे उसका एंड हो जाता है, खत्म, कंप्लीट हो जाता है। हाँ? अब देखो, दिस एक्सॉन मे बी माइलिनेटेड, मे नॉट बी माइलिनेटेड, इट इज नॉट मैंडेटरी। इट मे हैव अ इंसुलेटिंग शीथ, जिसको हम बुलाते हैं माइलिन शीथ। इट मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट, और इट मे बी absent ऑल्सो। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ होनी चाहिए। दिख रही है आपको रेड कलर की? सबके पास नहीं, मुझे एक दिखाना था तो मैंने दिखा लिया। हाँ, now the specialty of this myelin sheath, it is produced from the, or it is synthesized by the Schwann cells, special type of cells होती है जिनको Schwann cells बुलाते हैं। it is insulating substance होता है, it prevents the leakage of the stimulus। यहाँ से इंसुलेटिंग है ना, तो बाहर कुछ नहीं जा पाएगा, पर कंडक्ट तो करना है, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है ना, देखो तो लेबल भी किया है मैंने, इनको बुलाते हैं हम नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बुलाएंगे? नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं यहाँ पे। क्या होते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। एंड मोस्ट और लाइक व्हेनेवर देयर इज अ माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, द सिग्नल इज कंडक्टेड फ्रॉम नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर। ऐसे जाता है, जंपिंग करके जाता है।
हाँ, इसका मैकेनिज्म हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं कैसे होता है, अभी आप इतना ही समझ। हाँ, अब और एक इम्पोर्टेंट चीज बता, मैंने क्या क्या होता है ये तो बता दिया। न्यूरॉन्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम आर absent इन केस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के केस में सेंट्रोसोम absent होते, इसका मतलब क्या बना? व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम दिस? बताओ। करेक्ट है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सेंट्रोसोम्स absent है, इसी का मतलब है न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड, उनके पास डिवीजन की एबिलिटी ही नहीं होती। दे कैन नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम का काम याद है, थोड़ा सा पढ़ा होगा ना आपने। हाँ, याद है, लाइक हाँ, माइटोसिस के वक्त स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करने में मदद करता है। अगर इनके पास ये एबिलिटी ही नहीं है और ये सेंट्रोसोम ही नहीं है, तो उनके पास डिवीजन की एबिलिटी ही नहीं है। इफ दे डू नॉट हैव दिस एबिलिटी टू डिवाइड, तो वैसे ही रहेंगे, तो नए नए न्यूरॉन्स हमारे सेल में, हमारे बॉडी में कभी नहीं बन पाएंगे। आ रही ये बात समझ में? आपको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था एनसीईआरटी में, पर आपको ये समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। हाँ, उसके साथ साथ देखते हैं, चलो ये न्यूरॉन का हो गया। देखो, तीन चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड एपिंडाइमल सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स, दे आर यूजुअली स्टार शेप एंड दे हेल्प टू फॉर्म द, ये मैं लिख रहा हूं ऐसे, मैं समझा तो, बी बी बी, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर? मतलब क्या, देखो, बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोसाइट्स यूजुअली एनी टॉक्सिक और एनी अनवांटेड केमिकल्स आर नॉट अलाउड टू रीच टू द ब्रेन। ब्रेन तक जाने नहीं देते ऐसे सब्सटेंसेस को। अदरवाइज ब्रेन इज वेरी वाइटल ऑर्गन। हाँ, हाँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ब्रेन इज वेरी वाइटल ऑर्गन। हाँ, मालूम है, आप जेनजी वाले हो, आपको लगता है अलग ऑर्गन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर लाइक याद रखो, ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उनके यहाँ पे कोई गलत केमिकल्स का अटैक हो गया तो हमारी ब्रेन सेल्स, अभी मैंने बताया ना, न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड, अगर न्यूरॉन डैमेज हो गई तो गायब, खत्म, उसका काम पूरा खत्म। अगर सपोज बिकॉज ऑफ सर्टन केमिकल किसी एक इंसान में जो न्यूरॉन थे, जो कनेक्शन हमारे लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करने वाले थे, अगर वो सेल्स डैमेज हो गई बिकॉज ऑफ समथिंग, तो उसका लेफ्ट हैंड के ऊपर का कंट्रोल पूरा क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। So thus it is a protective nature. Astrocytes form the blood-brain barrier and they do not let the unwanted chemicals to reach the brain. तो ये एक फिल्टर जैसे काम करते हैं। उसके बाद होते हैं oligodendrocytes. These are also the type of Schwann cells, help in the formation of myelin sheath. These are microglial cells. देखो ये इनका काम क्या होता है? These are nothing but the scavengers. एवेंजर्स नहीं है, स्कैवेंजर्स की बात करो, मैं एवेंजर्स नहीं, पर एक्चुअली एवेंजिंग का ही काम करते हैं। एक्चुअली उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे ब्रेन में, अब बाकी कोई तो जा नहीं सकता, ये माइक्रोग्लियल सेल्स क्या होती है, लाइक जो डेड डेब्रीज होता है या मरी हुई एस्ट्रोसाइट्स होगी, बाकी कोई सेल्स होगी, उनको वहां से साफ करने का काम होता है ना, या वहां पे वो एक्यूमुलेट होती रही, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, कचरा नहीं, डेब्रीज नहीं बनना चाहिए। ब्रेन है ना, वहां पे ये कचरा नहीं एक्यूमुलेट होना चाहिए। अगर ये एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए तो उनको कोई तो साफ करने वाला भी चाहिए, तो साफ करने का काम ये माइक्रोग्लियल सेल्स है। ये दिखने में या साइज में सबसे छोटी न्यूरोग्लियल सेल्स है, पर काम बहुत इंपॉर्टेंट करती है। पूरा सारा डेब्रीज है, कोई अनवांटेड मटेरियल है, कुछ भी है, डेड सेल से जो कुछ भी होगा, उसको सबको साफ करेगी और वहां से निकाल लेगी। बराबर है? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर ये आप लोग याद रखो, बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको ये समझना, आपको ये आना चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। हमारा यहाँ पे एनिमल टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉकरोच। हम कॉकरोच के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हाँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यू फ्रॉम द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहाँ पे हम लोगों ने सारे टिश्यू, मैंने आपको बताया है कि ये पार्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ एनसीईआरटी शेयर की है। इफ यू वांट दिस पीडीएफ, just put a message under the video or on the telegram group,
कि सर वी वांट पीडीएफ, मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट टेस्ट का या फर्स्ट पार्ट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। हाँ, मुझे मालूम है मॉर्फो आना बचा हुआ है, वो भी अपलोड हो जाएगा साइमल्टेनियसली, बट यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस हमने लाइक मेजर सिलेबस कवर किया। मैं लाइक इट इज डिफिकल्ट टू लाइक कवर द एंटायर सिलेबस, बट हाई वेटेज वाले सारे चैप्टर्स मैंने कवर करवा दिए। हाँ, मॉर्फो आना भी आने वाला ही है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मॉर्फो आना नहीं आने वाला, वो भी उसके भी वीडियोस आएंगे, बट अभी हम लोगों ने मेजर सिलेबस कवर करके रखा। हाँ, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।